हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 विच इज़ रियल नंबर। तो चैप्टर रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक्स इंट्रोडक्शन देखेंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में अटेंड की होगी, उसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप बिल्कुल छोटे थे, जब आपने मैथमेटिक्स या स्कूल में जाना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले आपने डिजिट्स के बारे में स्टडी की थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग्स के बारे में, ठीक है। तो काउंटिंग के बारे में आपने स्टडी की थी, डिजिट्स के बारे में स्टडी की थी। फिर उन डिजिट्स को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मतलब उन डिजिट्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वो स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद आप फर्दर जब क्लासेस में गए तो आपने कुछ एलसीएम, एचसीएफ सीखा। फिर उसके बाद आपने कुछ अलजेब्रा पढ़ा, ठीक है। तो इस तरह से स्टार्ट करते करते फिर आप जब 9th क्लास में आए स्टूडेंट, तो 9th क्लास में आपने जो नंबर्स के बारे में पढ़ा, तो वहाँ आपने देखा होगा नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर उसके बाद आपने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा जो 0 से स्टार्ट होते हैं। देन आपने इंटीजर्स के बारे पढ़ा, और फिर आपने एक बार पढ़ा रैशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो जितना भी ये सिस्टम है मैथमेटिक्स का जिसके अंदर हम नंबर्स को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, उसे बोला जाता है नंबर सिस्टम। उसे बोला जाता है नंबर सिस्टम, जो आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो जिसमें से रियल नंबर हम किस में डिस्कस करेंगे, अभी क्लास 10th में, ठीक है। और जो उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर होते हैं वो हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे रियल नंबर की, रियल नंबर्स की। अब रियल नंबर्स आपको याद होगा अच्छे से, 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज रैशनल नंबर, अदर इज इरेशनल नंबर। वहाँ पर स्टूडेंट्स आपने रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, ठीक है। और जिसमें क्या होता है, p और q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये किसी भी नंबर में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। साथ ही आपने रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी पढ़ा था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रैशनल नंबर का, वो क्या होता है, either terminating or non-terminating repeating decimal। यही पढ़ा था आपने कि अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे अगर जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, वो या तो टर्मिनेट कर रहा है या फिर टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा, रैशनल नंबर। इसी तरह से यहाँ हमने इरेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ा था। उसमें इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म, जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर जिसे हम एज अ रेशियो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरा यहाँ पे क्या पढ़ा था इरेशनल नंबर के बारे में, कि जो इरेशनल नंबर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, और ये ना ही परफेक्ट क्यूब होता है, परफेक्ट क्यूब भी नहीं होता, ठीक है, इरेशनल नंबर। और आपने और क्या पढ़ा था यहाँ पे कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। और साथ ही आपने एक और इसका डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था कि अगर किसी नंबर का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालें, वो अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। साथ ही हमने वहाँ पर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे, ये सब के बारे पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, अब जो क्लास 10th है उसमें हम रैशनल नंबर की भी बात करेंगे, इरेशनल नंबर की भी बात करेंगे, यानी हम किसके बारे में बात करेंगे, रियल नंबर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स की 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, यानी रियल नंबर को डिस्कस करेंगे, जिसकी हम क्या करेंगे, 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा,
जिसे हम कह सकते हैं डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ रियल नंबर्स, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ यहाँ पे कि डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, और डिविजिबिलिटी के बारे में किसके थ्रू पढ़ेंगे हम? यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो मेनली हम ये दो चीज़ें जो है इसमें डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर? प्रूफ ऑफ एन इर्रेशनल नंबर। अगर कोई भी इर्रेशनल नंबर है तो उसको कैसे प्रूफ किया जाएगा उसके बारे भी पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें और भी जो है वो मेनली अर्थमेटिक में ही आ जाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम रियल नंबर्स की इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी, विच इज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी के बारे में स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, यानी थ्योरम वन। थ्योरम वन पढ़ेंगे हम। थ्योरम वन क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है स्टूडेंट्स? यूक्लिड डिवीजन लेमा। वन 1.1 थ्योरम है ये, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स? पहले हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। ये थ्योरम कहती है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, जहाँ पर r जो है वो 0 के इक्वल और ग्रेटर देन होगा, और r जो होगा वो b से लेस देन होगा। इस चीज़ को स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने को, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे इसका जो थ्योरम है वो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये सारा जो थ्योरम है वो है डिविजिबिलिटी के बारे में। तो पहले मैं आपको एक बार बेसिक्स सिखाती हूँ कैसे। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने कोई भी नंबर है उसे 2 से डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल मैंने 2 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 1 जा 2, या आया रिमाइंडर 0। फिर मैंने 2 को 3 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 1। फिर मैंने 2 को 4 से डिवाइड किया, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 0। फिर मैंने 2 को 5 से डिवाइड किया तो आया रिमाइंडर 1, ठीक है। इसी तरह से मैंने 2 को कोई और बड़ा नंबर ले लेता, फॉर एग्जांपल 26, तो मैंने 2 को यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे 13 आएगा, डिवाइड करके रिमाइंडर आया 0। फिर मैंने 2 को 27 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 1। तो स्टूडेंट्स क्या आप इसके अंदर एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो कि जब भी हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या रहा है? 0 या फिर 1। अभी सिर्फ हम इतना ही समझते हैं कि अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 या फिर 1। चलो अब हम इसे नेक्स्ट उस पर चेक करते हैं कि 3 से डिवाइड करके देखते हैं। मैंने 3 को स्टूडेंट्स 3 से डिवाइड किया तो आया 3 1 जा 3, 0 आया रिमाइंडर। फिर मैंने 3 को 4 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, रिमाइंडर आया 1। फिर मैंने 3 को स्टूडेंट्स 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2। फिर मैंने 3 को 6 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर आया 0, ठीक है। चलो अब कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 को मैंने 15 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15, रिमाइंडर आया 0। फिर मैंने 3 को 16 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15, रिमाइंडर आया 1। फिर मैंने 3 को 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2। फिर मैंने 3 को 18 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0। अब स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं हम इसमें? जब हमने किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमेशा क्या आ रहा है? 0 1 या फिर 2, ठीक है। एक और नंबर से चेक कर लेते हैं, 4 से। मैंने 4 को 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर आया 0। फिर मैंने 4 को 5 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4,
तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 1। फिर मैंने 4 को 6 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, रिमाइंडर आया 2। फिर मैंने 4 को 7 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर आया 3। फिर मैंने 4 को 8 से डिवाइड किया तो 4 2 जा 8। तो इसी तरह से आप आगे बड़े नंबर से भी डिवाइड करके देखोगे तो रिमाइंडर हमेशा यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 1 2 3। तो स्टूडेंट्स जब मैं किसी भी नंबर को, यानी जब हमारा डिवाइज़र 2 था, यानी जब हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा था स्टूडेंट्स, 0 या फिर 1, यही आ रहा था। ये देखो कि जब भी मैंने क्या किया, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0 या फिर 1। फिर मैंने किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा था 0 1 2। तो यहाँ पे आ गया 0 1 2। जब मैंने किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा है 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं कहूँ कि मैंने किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड किया तो आप पैटर्न समझ पा रहे हो कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट्स अब मैं देखो यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पे वो ले लो, कोई भी डिवीज़न ले लो। तो मान लो मैंने ये वाली डिवीज़न ले ली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जिस नंबर से डिवाइड किया, मैं इसे लेटर्स से रिप्लेस करूँगी, इन डिजिट्स को लेटर से रिप्लेस करेंगे। जिस नंबर से मैंने डिवाइड किया यानी जो डिवाइज़र है उसे मैंने लिख दिया b, ठीक है। जिस नंबर को डिवाइड किया उसे मैंने लिख दिया a, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड करने पे जो क्वोशिएंट आया उसे लिखा q, और जो रिमाइंडर बचा उसे बोला r, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ध्यान दो, दोबारा से इसको सुनते हैं कैसे। जिस नंबर से मैंने डिवाइड किया दैट इज b, जिस नंबर को डिवाइड किया यानी जो डिवाइडेंड था वो a है, डिवाइड करने पे जो आया विच इज क्वोशिएंट, यहाँ पे एक नंबर आता है और जो बचा है दैट इज रिमाइंडर। अब स्टूडेंट्स दोबारा से सुनो, अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर है, मान लो 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ और उसमें रिमाइंडर ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिवाइडेंड। देखो कैसे, मैंने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर ऐड किया, क्या आया 16 विच इज डिवाइडेंड। 3 5 जा 15 प्लस 1 16, डिवाइडेंड आ गया। चलो कोई और नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3 और 2 ऐड किया तो कितना आया 5। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 × 1 + 2 तो कितना आया 5, ठीक है। कोई और डिवीजन ले लेते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर ऐड किया तो कितना आया 5, यानी मैंने जब डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर ऐड किया तो कितना आया 5। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 × 1 + 1 = 5। यानी स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि जब मैंने b को q से मल्टीप्लाई किया यानी डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा a। यानी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, जब मैंने डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई किया और उसके अंदर रिमाइंडर को ऐड किया तो मुझे क्या मिला a। तो यहाँ पर मुझे एक फॉर्म मिली है, ठीक है। यानी जो डिवाइडेंड है वो हमारा किसके इक्वल है, BQ + R के इक्वल। अब यहाँ पर A जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, A है डिवाइडेंड, B क्या है डिवाइजर, Q क्या है क्वोशिएंट और R क्या है रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरह से हमने जब इसे किया वो आया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये फॉर्म आई है इस फॉर्म को बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी के लिए हमारी हेल्प करते हैं। डिविजिबिलिटी को हम इससे प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। दिस इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक हमें बात क्या लिखनी पड़ेगी, रिमाइंडर का केस ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो या तो 0 है और फिर डिवीजर से स्मॉल है, 0 है और डिवीजर से छोटी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ जो रिमाइंडर है वो हमारा या तो इक्वल में 0 है या फिर 0 से बड़ा है, बट ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर से छोटा है। तो यहाँ पर जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 = ग्रेटर देन r
ठीक है, लेस देन बी। ठीक है, जो आर है वो 0 से इक्वल है, ग्रेटर है, बट बी से वो लेस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फॉर्म निकल के आई है इसे बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पर आपको दो वर्ड्स मिलेंगे, एक लेमा और एक एल्गोरिथम। ठीक है, तो वो उसके बारे में भी बताते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग जो थ्योरम है, थ्योरम 1.1 है, वो हमें क्या स्टेटमेंट देती है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है ए और बी, तो वहां पर एक यूनिक इंटीजर्स आते हैं क्यू एंड आर, यानी क्यू और आर की वैल्यू यूनिक होगी। ठीक है, कैसे, जैसे ये यहाँ पर क्या है, बी ए क्यू आर। अब क्या मैं यहाँ पर जब 2 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो क्या यहाँ पे क्यू और आर की कोई और वैल्यू आ सकती है और रखने से उससे डिवीजन हो जाएगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो क्यू और आर है वो इसका यूनिक सॉल्यूशन है, और वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को। ठीक है, तो अब हम दो चीजें समझेंगे, यहाँ पे दो चीजें टर्म्स आती हैं आपकी इसमें बुक में, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने पढ़नी है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर दो चीजों को डिस्कस करेंगे, एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हमें दो चीजें समझनी है स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम एंड लेमा। अब एल्गोरिथम क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, यानी सीरीज, किसकी सीरीज, वेल डिफाइंड स्टेप, यानी वो स्टेप्स जो ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं और वो हमें एक प्रोसीजर देते हैं। मतलब प्रोसीजर एक तरीका बताते हैं कि सबसे पहले आपको इस तरह करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, और उन स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो सीरीज होती है वेल डिफाइंड स्टेप्स की उसे बोला जाता है एल्गोरिथम। जैसे आपने क्लास 9th में ये क्या होगा, रूट में जैसे आपको लगानी पड़ती है, रूट में 7.6, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। इसे हमें अगर नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना होता है तो सबसे पहले आपको स्टेप्स गिवन होते हैं कि सबसे पहले इसका जो आपने लाइन है वो 7.6 सेंटीमीटर की लेनी है, देन उसके बाद राइट साइड में 1 सेंटीमीटर का मार्क लगाना, ये स्टेप 2 था। फिर स्टेप 3 में आपने उस पूरी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है, देन स्टेप 4, देन 5, इस तरह से, यानी हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर स्टेप्स दिए हुए हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप ऑलरेडी वेल डिफाइंड स्टेप्स को यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो स्टूडेंट्स, तो उसे क्या बोला जाता है, एल्गोरिथम। अब लेमा क्या होगा, लेमा एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, जैसे कि ये स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूवन है, और इस स्टेटमेंट को यूज करके, यानी प्रूवन स्टेटमेंट को यूज करके हम क्या करते हैं, किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसी और स्टेटमेंट को, किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट से, तो उसे बोला जाता है लेमा। ठीक है, तो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। तो हम यहाँ पर अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अच्छे से समझते हैं। कैसे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और ये जितना भी एल्गोरिथम है, ठीक है, या फिर ये जितना भी स्टूडेंट्स ये लेमा है, ये सारे जो स्टेप्स हैं डिविजिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है ये मैथमेटिशियन यूक्लिड ने दी है, तो उन्हीं के नाम से ये चलती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है ए एंड बी, जिसमें से दिया हुआ है कि ए जो है वो बड़ा है और जो बी है उससे छोटा है, यानी ए जो ग्रेटर है किससे, बी से। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो हम मतलब किसके लिए फॉलो करेंगे, टू ऑब्टेन HCF of these two positive integers, we have to follow the following steps। इसके लिए हमें ये फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो इसीलिए क्या बोला जाएगा इसे, एल्गोरिथम।
अब यहाँ पर जो स्टेप 1 है स्टूडेंट, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैं आपको ये इसलिए डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि अगर ये आपको आएगा तभी आप जो है एक्सरसाइज के सम को सॉल्व कर पाओगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम अप्लाई करते हैं, जो कि क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है स्टूडेंट्स, लेमा टू ए एंड बी को वो क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और जहां पर r जो है वो 0 के इक्वल है और उससे ग्रेटर है बट वो b से लेस है। ठीक है, इस तरह से जब हमने ये अप्लाई किया तो सेकंड स्टेप हम चेक करेंगे। सेकंड स्टेप में चेक करेंगे अगर ये अप्लाई करने पे रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। अगर यहाँ पर मान लो आपको कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं, 12 और 8 दिया हुआ है, ठीक है, 8 को आपने 12 से डिवाइड किया तो डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, तो वहीं पे जो डिवाइजर है b है वो उसका क्या होगा, HCF होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ रिमाइंडर इज 0 देन b इज द HCF ऑफ a एंड b। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो उसी स्टेप में क्या होगा, जो b यानी डिवाइजर होगा वो उन दोनों नंबर्स का क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, बट इफ r इज नॉट इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, जैसे मैंने अभी आपको बोला 8 को और 12 को डिवाइड करना है, 12 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4, इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, डिवीजन लेमा को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई डिवीजन लेमा टू, अब किस पे डिवीजन लेमा लगाओगे आप स्टूडेंट्स, बी एंड आर पे, बी एंड आर पे। ठीक है, ये भी याद रखनी है, क्वेश्चन के थ्रू हम इसे अच्छे से समझेंगे। बी और आर पे मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से डिवीजन लेमा अप्लाई करना पड़ेगा। और थर्ड स्टेप है स्टूडेंट्स, कंटिन्यू द प्रोसेस, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। ये हमें तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता। ठीक है, और जिस स्टेज पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसी स्टेज पे क्या होगा, जो डिवाइजर होगा वो उन दोनों नंबर्स का क्या होगा, HCF। द डिवाइजर एट दिस स्टेज, मतलब जब रिमाइंडर 0 होगा तो इस स्टेज पे डिवाइजर विल बी HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। उन पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या होगा, वो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी का क्या होगा, HCF होगा। तो स्टूडेंट्स ये थी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जब इसमें स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, और लेमा जब हमने स्टेटमेंट को यूज किया है बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए, सोल्व करने के लिए, प्रूवन स्टेटमेंट को यूज किया है इस स्टेटमेंट को सोल्व करने के लिए। तो ये क्या होगा, हमारा जो होगा वो यूक्लिड डिवीजन लेमा होगा। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे और एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि क्या इसमें किस तरह से मतलब हम इसे अप्लाई करेंगे। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए स्टूडेंट्स। ये जैसे कि एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट यहाँ पे 148 एंड 124, आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से, 148 एंड 124, ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो जो नंबर ग्रेटर है उसे हम A मानेंगे, जो स्मॉलर है उसे हम B मानेंगे। ठीक है, अब हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप 1 अप्लाई, यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, हम एल्गोरिथम को कर रहे हैं यूज। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, स्टेप 1 में अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 148 एंड 124
सच दैट 148 ग्रेटर देन 124। ठीक है, अब वो क्या स्टेटमेंट थी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और यहाँ पे जो r होगा वो क्या होगा, 0 से इक्वल और ग्रेटर होगा, बट जो होगा b से वो लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने a की वैल्यू क्या लेनी है, 148। अब इसे कैसे करके देखेंगे, 148 को 124 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, यहाँ आएगा 124, ऐसे किया 124 ही आएगा, तो माइनस करेंगे क्या आया 24, यानी दिस इज b, दिस इज q, दिस इज r, दिस इज a। तो a की जगह 148 पुट कर दिया, b की जगह क्या पुट करूंगी 124, q की जगह क्या पुट करूंगी 1, और रिमाइंडर की जगह क्या पुट करूंगी 24। अब स्टूडेंट्स देखो, क्या इस स्टेज पर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना है, स्टेप 2 करना है। अब जो रिमाइंडर, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू b एंड r। वो b और r क्या है, 124 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब 124 24 पे लगाना है, तो 124 24 से ग्रेटर है, तो ये होगा a और ये होगा b। अब यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब इस 124 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 5 जा कितना होता है 120, तो यहाँ से बचा 4। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा दिस इज b, दिस इज a, दिस इज r, दिस इज q। तो a की जगह मैंने लिखा 124, b की जगह लिखा 24, क्वेश्चन है 5, रिमाइंडर है 4। अब देखो इस स्टेज पे देखो रिमाइंडर 4 आ रहा है, यानी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम दोबारा से अप्लाई करेंगे, स्टेप 3 होगा। तो स्टेप 3 में हम क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू b एंड r। b एंड r, अब b और r क्या है हमारे 24 एंड 4, 24 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस तरह से लेना है कि जो हमारा a होगा वो ये ग्रेटर होगा किससे, b से, तो हम इसे ले लेते हैं 24 और ये होगा 4। अब 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, 4 6 जा 24, तो यहाँ पर 4 क्या होगा b, दिस इज a, दिस इज q, दिस इज r। तो हमने यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लिखा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो r है वो क्या होगा 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा, बट b से लेस होगा। तो यहाँ पर a की भी जगह मैं क्या लिखूंगी 24, b की जगह 4, q की जगह 6 और r की जगह 0। तो स्टूडेंट्स चेक करो, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 है। स्टेप 4, सिंस r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आ गया है, सो एट दिस स्टेज, तो इस स्टेज पे क्या होगा, b इज इक्वल टू 4 विल बी द HCF ऑफ कौन कौन से नंबर थे 148 एंड 124। तो 148 और 124 का क्या होगा, ये HCF होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 148 एंड 124 इज 4। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने इसे सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि कैसे हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन को, लेमा को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट को यूज़ कर करके देखो हमने इसको सॉल्व किया है। तो स्टेटमेंट जब यूज़ करिए तो दैट इज़ लेमा, बट जब ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो दिस इज एल्गोरिथम। तो स्टूडेंट्स ये था आपका बेसिक कंसेप्ट्स फॉर कवरिंग एक्सरसाइज 1.1। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये वीडियो जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप लोगों का बेसिक अच्छा होगा तभी आप एक्सरसाइज इजीली कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.1 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।